ट्वेल्थ क्लास सोशलॉजी के अंतर्गत जो है रिवीजन का कार्य है जो आजकल चल रहा है। ठीक है बेटा। अब इसी में जो है कुछ प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें ये क्या होता है कि जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे चैप्टर के मेन मेन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हमें पूरा चैप्टर याद आ जाता है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। बाय द वे हम कुछ भूल जाते हैं तो हमें याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उसे पूरा मतलब एक बीच बीच से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो जो उनको निकाल के सामने लाए। तो पहला क्वेश्चन है कि सामुदायिक पहचान क्या होती है और यह कैसे बनती है। तो ठीक है बेटा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी समाज में अवश्य रहता है। ठीक है। और उसको अपना अस्तित्व बनाने के लिए जो है एक स्थायी पहचान की जो है आवश्यकता होती है। ठीक। जब हमारा समाजीकरण होता है, समाजीकरण मीन्स जब हम समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता, नातेदार, समूह तथा समुदाय कौन कौन से हैं। समाजीकरण की जब प्रक्रिया होती है, जब हम समाजीकरण की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे होते हैं तो उस समय हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता, ये हमारा परिवार है, ये हमारी जाति है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो इन चीज़ों का पता हमें तब चलता है कि हम किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, हम कौन से समुदाय के सदस्य हैं। तो इस तरह से और फिर समुदाय हमें भाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है। जो हमारा समुदाय है, जिस समुदाय में हम रहते हैं, उसकी जो भाषा होती है वो हमारी भाषा बन जाती है और जो उसके सांस्कृतिक मूल्य होते हैं वो हमारी वो पहचान बन जाते हैं। ठीक है बेटा। तथा हमारी स्वयं की पहचान को हमारा समुदाय बनाता है। यानी कि जिस समुदाय से हम रहते हैं, पहले तो हमारा समाजीकरण होता है, उसके द्वारा हम अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, इन सबको अलग अलग पहचानते हैं। मतलब पता है हमें कि हमारे माता पिता है, समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। फिर पता चलता है कि हमारा समुदाय कौन सा है। फिर जब हम जिस समुदाय में रहते हैं उस समुदाय की जो भाषा होती है, वो समुदाय जो है हमें वो भाषा हम बोलते हैं, भाषा सिखाता है। वहाँ की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है। तो वही जो है समुदाय हमें जा करके हमें हमारी पहचान को बताता है। यानी कि जो हमारा समुदाय है वही हमारी पहचान को बनाता है। सामुदायिक पहचान जन्म तथा संबंधित होने के भाव पर आधारित होती है। यानी कि आदमी जो है जिस समुदाय में जन्म लेता है उसी को जो है वो ठीक है, जहाँ जन्म लेता है, जिस समुदाय में जन्म लेता है उसी समुदाय का सदस्य होता है। बल्कि ये कहने का मतलब है कि सामुदायिक जो पहचान है ये हमें किसी अर्जित योग्यता के आधार पर प्राप्त नहीं होती, ये स्वतः प्राप्त हो जाती है। जन्म लेते ही जो है हमें ये सामुदायिक पहचान जो है प्राप्त हो जाती है। यानी कि जिस जाति से है, जिस समुदाय से है, उसका हमें जन्म लेते ही हमारा जो निर्धारण हो जाता है। क्योंकि इसको पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए जो ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता है। जिस समुदाय में हमने जन्म लिया है उसकी सदस्यता हमें जन्म से मिल जाती है और वह हमारी पहचान बन जाता है। ठीक है बेटा। तो इसलिए जैसे धार्मिक और समुदायों की सदस्यता के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब हम जिस जाति धर्म में जन्म लेते हैं उसके लिए हमें कोई योग्यता निर्धारित हमारे लिए नहीं होती है। इसलिए जो है उसको हम मतलब अर्जित परिस्थिति नहीं कह सकते, ये हमें प्रदत्त हो जाती है जो सामुदायिक पहचान है, जिस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। जितने भी ये वाद है ये सब हम की भावना है, अपनेपन की भावना इसको हम कह सकते हैं। तो क्षेत्रवाद क्या होता है बेटा। क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्रों की तुलना में जब कोई व्यक्ति अपने ही क्षेत्रों को जो है महत्व देने लगता है। ठीक। क्षेत्रवाद का कारण क्या है कि जैसे हम हैं तो हम क्या करेंगे कि अपने क्षेत्र को जो है श्रेष्ठ मानेंगे और अन्य क्षेत्रों को बोलेंगे कि नहीं इनका विकास हो चाहे ना हो। तो ये जो भावना है ये कौन सी भावना कहलाएगी, क्षेत्रवाद की भावना। यानी कि क्षेत्रवाद की वह भावना है जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है और अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करने लगता है। ठीक। इसी तरह से बेटा सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता, अब अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं तो एक प्रकार की जो है कट्टरता है, धर्मांधता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की भावना जो है सबसे खराब चीज है। क्षेत्रवाद 1% चल भी सकता है क्योंकि
दंगे फसाद होने की गुंजाइश कम है। लेकिन सांप्रदायिकता तो इतनी खतरनाक चीज है कि इसको क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्या है, सिर्फ अपने ही धर्म को महत्व देता है। इसमें फिर मानवता भी परे हो जाती है। सिर्फ अपने ही धर्म के को महत्व दे करके अन्य धर्मों को जो है उसकी उपेक्षा करता है, उसको जो है कुछ भी नहीं समझता है। मतलब एक प्रकार की धर्मांध हो जाता है। वो अपने धर्म के हितों की रक्षा करने के लिए वो जो है दंगे फसाद को तरफ कराता है। तो सांप्रदायिकता वो भावना है, एक प्रकार की धार्मिक कट्टरता होती है कि जब व्यक्ति जो है सिर्फ अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्मों की उपेक्षा करने लगता है, तो इसी भावना को हम कहते हैं सांप्रदायिकता की भावना। ठीक। अब है जातिवाद। जातिवाद भी वही है, सिर्फ अपनी ही जाति को महत्व देना। जैसे आज लोगों ने जो है कई सारे समाज बना रखे हैं, अग्रवाल समाज, माथुर समाज, इसके जो एक उदाहरण है। आप देखते हैं कि अखिल भारतीय जाट महासभा किसके लिए काम कर रही है, सिर्फ जाटों के लिए। माथुर समाज, उसमें माथुर है। गोस्वामी समाज, उसमें गोस्वामी गोस्वामी जुड़े, क्यों? अपनी जाति के हितों की रक्षा के। तो ये होता है जातिवाद। इसमें जो है सिर्फ अपनी ही जाति को जो है महत्व दे करके अन्य जातियों को महत्व न देना, या उनके बारे में न सोचना, या उनकी उपेक्षा कर देना, यही जो है जातिवाद है। मैंने आपको बता दिया, अग्रवाल समाज, माथुर समाज, गोस्वामी समाज, इसके ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। जैसे जाट महासभा, आजकल तो लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं, बाकायदा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जातिवाद की भावना है। फिर है बेटा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? निरपेक्ष माने किसी के पक्ष में नहीं है। नी प्लस पक्ष, निर प्लस पक्ष, यानी कि किसी भी पक्ष में ना होना। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक समान मानना, सबको एक समान महत्व देना, यही धर्मनिरपेक्षता होती है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मीन्स भारत में जो है सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी जाती है। ठीक। यहाँ पे सरकार द्वारा किसी धर्म का संरक्षण नहीं किया जाता। सरकार न तो किसी धर्म को आश्रय देती ही नहीं है, ना किसी का पक्ष करती है। यहाँ पे जो है सभी धर्मों के लोगों को एक समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक। यहाँ पे धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक। तो कहने का मतलब है कि सभी धर्मों को एक समान समझना, उसी को जो है धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे भारत में सबको एक समान समझा जाता है, अब पाकिस्तान में तो नहीं समझा जाता। वहाँ पे जो है एक ही धर्म को मान्यता दी जाती है, वो है इस्लाम धर्म। तो वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो है धर्म सापेक्ष। सापेक्ष मीन्स वो जो है धर्म को महत्व देता है, धर्म को संरक्षण देता है, एक ही धर्म को अन्य धर्मों को नहीं देता है। जबकि वहाँ पे सिख भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, लेकिन उनको वहाँ पे इतना महत्व नहीं दिया जाता। सिर्फ किसको, इस्लाम धर्म को ही वहाँ पे महत्व देते हैं। वहाँ की जो सरकार है इस्लाम धर्म को संरक्षण देती है। इसका मतलब क्या है, वो धर्म सापेक्ष है। और हमारे भारत में किसी को धर्म, किसी भी धर्म को जो सरकार द्वारा संरक्षण नहीं मिलता है। ठीक। सभी धर्मों को एक समान अधिकार है। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी कि सभी धर्मों को जो है एक समान मानने की जो भावना होती है, उसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर है भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली विविधता। अब देखो, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व में जो है गुजरात से जो है असम तक जो है पूरा, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, वेशभूषा, पहनावा, खान पान, इतनी जो है विविधता जो है भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। बहुत सारी, आप हर, हमारे यहाँ तो हर 15 किलोमीटर बाद भाषा चेंज हो जाती है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे भारत में आप देखते हैं कि पहनावे में अंतर है। आप पंजाबी पहनावा देखिए, राजस्थानी पहनावा देखिए, दक्षिण भारतीय पहनावा देखिए आप, तो पहनावे में अंतर है, खान पान में अंतर है। उत्तर भारत का खाना अलग है, दक्षिण भारत के लोग अलग तरह का गुजराती खाना प्रसिद्ध होता है ना। तो इस तरह से जो है खान पान में भी अंतर है, रीति रिवाज में अंतर है, त्योहारों में भी अंतर होता है। तो इस तरह से जो है भारतीय संस्कृति में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। संस्कृति क्या है, कोई जीवन जीने का तरीका, इसके अंतर्गत रीति रिवाज,
खान पान पहनावा सब आते हैं। तो भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जिनकी रीति रिवाज परंपराएं बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम सब जो है एक है, हम पहले भारतीय हैं, ठीक, सभी भारतीय एक, चाहे हमारी भाषा बोली रहन सहन खान पान कितना ही अलग क्यों ना हो, ठीक है। अब है बेटा पितृसत्ता। पितृसत्ता क्या होती है? पितृसत्ता का मतलब होता है कि जहाँ पे पिता की सत्ता है। हमारे यहाँ घर में आप देखते हैं कि घर के जो मुखिया होते हैं वो कौन है? पिताजी होते हैं। जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो घर के सबसे बड़े उम्र का सदस्य होता है, वही जो है उसी की सत्ता होती है घर पे, मतलब परिवार जो उसी के नाम से चलता है। जैसे हमारे यहाँ पिताजी होते हैं सबसे बड़े, दादाजी हैं तो दादाजी हमारे परिवार के मुखिया होंगे, दादाजी नहीं है तो पिताजी होंगे, पिताजी नहीं है तो फिर पिताजी के बाद हम होंगे, इस तरह से जो है आगे बढ़ता जाता है। तो पितृसत्ता सत्ता ही है बेटा। इसमें जो है पितृसत्ता में क्या है, इसकी एक बुराई भी है, ये लैंगिक विषमता को बढ़ावा देता है। कैसे? इसमें लड़के को लड़की की तुलना में महत्व ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि पितृ सत्ता में जो है सत्ता किसको मिलती है? बेटे को मिलती है, न कि बेटी को। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बेटियों की उपेक्षा की जाने लगती है, लैंगिक विषमता यहाँ पे देखने को मिलने लगती है, ठीक है। पितृ सत्ता का मतलब यहाँ पे पिता की सत्ता से ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो पितृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, यानी पितृ सत्ता वो होती है कि जिसमें जो है परिवार की जो बागडोर होती है घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथ में, जो उम्रदराज सदस्य होते हैं, चाहे वो दादाजी है पिताजी है, उनके हाथ में होती है। तो आज के लिए इतना, आप बने रहें।